नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दिल्ली में चुनाव बेहद करीब हैं। चुनाव का ऐलान बहुत जल्द मुमकिन है। ऐसे में एक बार फिर दिल्ली का सियासी पारा गर्म है। क्या होगा देश की राजधानी दिल्ली में? क्या है दिल्ली का सियासी मिजाज? किस करवट बैठेगी दिल्ली की राजनीति? नरेंद्र मोदी अश्वमेध का जो रथ लेकर निकले हैं, क्या वो दिल्ली में भी सर पर दौड़ेगा या अरविंद केजरीवाल उस रथ की राह रोक देंगे? ऐसे तमाम सवालों के बीच आम आदमी पार्टी ने आज एक नया शिगुफा छेड़ दिया। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने कहा कि दिल्ली चुनाव में जगदीश मुखी बीजेपी के चेहरे होंगे। अब सवाल, जब बीजेपी ने जगदीश मुखी के नाम शिगुफा छेड़ दिया, आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने कहा कि दिल्ली चुनाव में जगदीश मुखी बीजेपी के चेहरे होंगे। अब सवाल, जब बीजेपी ने जगदीश मुखी के नाम का ऐलान अपने सीएम उम्मीदवार के तौर पर अब तक नहीं किया, तो आखिर किस आधार पर आम आदमी पार्टी ऐसे दावे कर रही है? क्या वाकई बीजेपी किसी स्थानीय नेता को यहां चेहरा बनाएगी या फिर महाराष्ट्र हरियाणा वाला फॉर्मूला दिल्ली में भी लागू होगा? क्या यहां भी चेहरा मोदी ही होंगे? ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या दिल्ली चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होगा? सवाल यह भी, आखिर बीजेपी और कांग्रेस अपने सीएम पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान क्यों नहीं कर रही? इन तमाम सवालों पर चर्चा होगी अलग अलग राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के साथ में स्टूडियो में खास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट उर्मिलेश जी भी होंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में चुनाव की संभावना से अगर मगर की गुंजाइश खत्म होते ही ये साफ हो गया कि बीजेपी को नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर ही भरोसा है। अब तक चुनाव से कन्नी काट रही बीजेपी इस सवाल से पल्ला झाड़ रही है कि दिल्ली के चुनाव में उसके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। बीजेपी की रणनीति साफ है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे की जगह मोर्चे पर नरेंद्र मोदी थे। वही दांव बीजेपी दिल्ली में भी आजमाना चाहती है। हम चुनाव में जाएंगे और एक शानदार तरीके से चुनाव जीत करके एक अच्छी चुनी हुई सरकार दिल्ली को देंगे। जिस तरीके से हमने अभी हमारे सामने उदाहरण है, हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हमने चुनाव लड़ा है और उसी आधार पर हम सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद जो भी सामूहिक नेतृत्व का निर्णय होगा, डिसीजन होगा, वो सरकार को लीड करेगा। दिल्ली के विकास को, कमल के फूल को नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के सर्वमान्य नेता हैं। वे सिर्फ भाजपा के नहीं, भारत के नेता है। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को मोदी का सहारा है तो आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव से चेहरों की लड़ाई का चस्का लगा। आम आदमी पार्टी किसी तरह चुनावी लड़ाई को बीजेपी के सीएम उम्मीदवार बनाम केजरीवाल में बदल देना चाहती है। लेकिन बीजेपी के चेहरा प्रोजेक्ट करने से इनकार करने के बाद इस बात के पूरे आसार हैं कि दिल्ली का महाभारत मोदी बनाम केजरीवाल ही होगा। तो दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। उन्होंने केंद्र में, मैं जैसे पूरे दिल्ली में घूमता हूँ, मैंने जनता से पूछा कि भाई लोकसभा में आपने वोट क्यों नहीं दिया? बोले जी लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को दिया था, अब दिल्ली में हम आपको देंगे। दिल्ली में हमें केजरीवाल सीएम चाहिए। एक बार फिर मोदी बनाम केजरीवाल की तयशुदा चुनावी लड़ाई के बीच कांग्रेस जमीन तलाश रही है। दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित की अगुवाई में बुरी हार झेलने वाली कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर है। कांग्रेस भी दिल्ली की जंग में बिना चेहरे के उतरने के संकेत दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, जोड़ तोड़ की, खरीद फरोख्त की, पार्टियों को तोड़ने की, विधायकों को तोड़ने की, लेकिन वो नाकामयाब हो गए। इसलिए मजबूरी में उनको चुनाव की तरफ जाना पड़ा और कोई रास्ता उनके पास है नहीं है। तो इस गुनाह का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों को इस बात का जवाब देना होगा कि 5 महीने तक इसलिए टालते रहे कि आप माहौल अपने मुआफिक बनाना चाहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि जनवरी में चुनाव इसलिए होना चाहिए कि बिजली की मांग कम होगी। इसका मतलब यह है कि आप जो भी चीज है, दिल्ली के लोगों की कोई चिंता नहीं है आपको। आप सत्ता कैसे हासिल करेंगे, वो तरीके भारतीय जनता पार्टी खोज रही है। वैसे दिल्ली चुनाव में उतरने वाली सभी बड़ी पार्टियां अपने जीत के दावे तो कर रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के अलावा कोई मुख्यमंत्री पद के लिए अपना चेहरा सामने नहीं पेश कर रहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी और कांग्रेस मुख्यमंत्री उम्मीदवार का चेहरा बताने से क्यों डर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। चलिए, दिल्ली वाले खुश हो रहे होंगे कि आखिरकार राष्ट्रपति शासन से उन्हें मुक्ति मिलने वाली है और उनकी अपनी चुनी हुई सरकार बहुत जल्द उन्हें मिलेगी। लेकिन सवाल कई हैं। उन तमाम सवालों पर मैं चर्चा करूंगा। कई खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं।
मीम अफजल भारतीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। संजय सिंह जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी मेरी बातचीत होगी। और स्टूडियो में उर्मिलेश जी मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल संबित पात्रा जी आपसे ही है। अब जबकि दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं, आपका यहां चेहरा होगा कौन? आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि जगदीश मुखी हैं। देखिए, सबसे पहला विषय है, मैं अभी पूरा सुन रहा था और बार बार ये कहा जा रहा था कि बाकी सब पार्टियां डर गई हैं, भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसलिए सीएम प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं हम कितना डरे हैं। आप देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, अरविंद केजरीवाल जी घूम घूम के कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी डर गई है। और जब हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था, उस समय भी हम डरे हुए थे, क्योंकि उस समय भी चीफ मिनिस्टर का कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, इसलिए उस समय भी डरे हुए थे। अब भी हम डरे हुए हैं। इतना डरने की हमें क्या आवश्यकता है? हमारे पास पीएम है, नरेंद्र मोदी साहब हैं, अब सीएम बन रहा है। एक लाइन जोड़ दीजिए ना कि जब तक नरेंद्र मोदी साहब हैं, क्या डर? हमेशा रहेंगे। हाँ, नहीं तो स्थानीय चेहरा कौन है आपके पास? वो हमेशा रहेंगे। आप पूछिए तो जरा क्लियरिटी दे दीजिए। पार्टी से पूछिए, जो महाराष्ट्र और हरियाणा का फॉर्मूला था वही यहाँ भी लागू होगा? नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? नहीं, दर्शकों को जरा ये बताइए ना कि जो महाराष्ट्र हरियाणा का फॉर्मूला था वही दिल्ली में रहेगा ना? मोदी साहब ही आपके चेहरे होंगे। हम कलेक्टिव लीडरशिप में हम चुनाव लड़ेंगे और मोदी साहब हमारे देश के पीएम हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आज के दिन में संजय सिंह जी, हिंदुस्तान में उन जैसा कोई नेता नहीं है। संजय सिंह जी, देखिए कितनी आदर्श की बातें कह रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, क्यों फिर आप उनसे बार बार पूछ रहे हैं कि आपका चेहरा कौन? और आप लोग एक चेहरा लेकर आ भी गए, जगदीश मुखी। पता नहीं कहां से आपको ये जानकारी मिल गई है। नहीं, पता नहीं कहां से जानकारी मिल गई। कम से कम संबित पात्रा जी ये बात बोले तो समझ में आती है। आपको तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो उनके विधायक दल के नेता है, इसलिए हम उनका नाम ले रहे हैं। कोई अपनी ओर से या अपनी तरफ से कोई थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जी। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी की दुविधा और परेशानी क्या है ये समझना होगा। राजस्थान में गए वसुंधरा राजे के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ में गए रमन सिंह के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में गए शिवराज सिंह के नेतृत्व में, लोकसभा के चुनाव में गए पीएम प्रोजेक्ट करके मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन दिल्ली में उनके पास आज की तारीख कोई चेहरा नहीं है। और दिल्ली की जनता ने 49 दिनों तक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में एक मुख्यमंत्री के तौर पे काम करते हुए देखा है। हमने बिजली के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर जनता की जो सेवाएं की है उसके आधार पे हमें भरोसा है कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी। ये आपका दावा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 महीनों से चुनाव से भाग रही थी। अच्छा, संबित पात्रा जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इसलिए वो भाग रहे थे जी, और शेर सिंह डागर का फार्मूला अपना रहे थे। अच्छा, उस फार्मूले पर भी बात होगी, लेकिन चूंकि चेहरों की बात चल गई है, एक मिनट, मीम अफजल मेरे साथ हैं। मीम अफजल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मीम अफजल जी, जो लड़ाई होने जा रही है दिल्ली में, तस्वीर बिल्कुल साफ साफ दिखने लग गई है। एक तरफ अगर अरविंद केजरीवाल होंगे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी होंगे, इन सबके बीच आप कहां रहेंगे? कौन होगा आपका चेहरा? देखिए, हमारा कहना सिर्फ इतना है, एक बड़े सपनों के सौदागर हैं जो पिछले 5 महीने से सपने बेच रहे हैं। एक छोटे सपनों के सौदागर हैं जिन्होंने 49 दिन अपने सपने बेचे और उसके बाद सरकार छोड़ दी। अच्छा, और हमारे पास कोई सपना नहीं है, हमने हकीकत में काम करके दिखाया है। और यही तो दिक्कत है मीम अफजल जी। देखिए, आप स्वीकार भी कर रहे हैं कि आपके पास कोई सपना नहीं है। कोई तो सपना होना चाहिए। नहीं, सपना हम सपना बेचते नहीं है, सपना है हमारे पास। अच्छा, हमारे पास सपना है, लेकिन हम सपना बेचने का काम नहीं करते। जिस तरह से सपने बेचते हैं और उसको कभी यानी उसको हकीकत में नहीं बदलते, वो काम हम नहीं करते। हमने हकीकत में बदला है। 15 साल शीला दीक्षित जी ने जो काम किया है दिल्ली में, हमारी कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है, हाँ, वो दिल्ली वालों से छुपा हुआ नहीं है। मेरा सिर्फ कहना है, अगर दिल्ली वालों ने तो सुन लीजिए, अगर दिल्ली वालों ने सिर्फ चेहरे देखकर ही अलग इलेक्शन लड़ना है, तो मैं समझता हूं फिर जो उन्होंने तजुर्बा किया है वो शायद उसको पीछे छोड़ देंगे। चलिए, मेरा ये मानना है कि उनको ये देखना चाहिए कि पिछले 5 महीने में क्या हुआ, 49 दिन में क्या हुआ और हमने क्या काम किया। ठीक है, डॉक्टर संबित पात्रा मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक कमेंट पहले मैं उर्मिलेश जी से लेना चाहता हूं। वरिष्ठ पत्रकार यहां मेरे साथ मौजूद है। उर्मिलेश जी, बड़ी दिलचस्प स्थिति। अगर लोकसभा चुनाव को हम याद करें, उस दौरान लगातार बीजेपी कांग्रेस से यह सवाल पूछती थी कि आपका चेहरा कौन है चुनाव में। अब एक अजीब सी स्थिति है, तमाम जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वहां पर बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ मोदी चेहरा है। तो वो प्रधानमंत्री होंगे कि मुख्यमंत्री भी होंगे तमाम राज्यों के?
ये एक स्थिति जरूर है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अभी ये लग रहा है कि इस वक्त उनके पास जो सूबाई नेता हैं, कई जगह तो सूबों में बहुत प्रभाव इनका नहीं रहा है, लेकिन जिन प्रदेशों में रहा है और जिसमें अभी संभावनाएं जीत की बनती हैं या अच्छे मुकाबले की बनती हैं, वहां कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसको ये पेश करके और लोगों के बीच जा सके। तो उनको लगता है कि जब नरेंद्र मोदी जैसा एक आकर्षक चेहरा उनके पास है तो क्यों न इसी आकर्षक चेहरे को हर जगह लाया जाए। लेकिन देखिए, एक अजीब विरोधाभास है कि ये लोग संसदीय जो राजनीति है या डेमोक्रेसी जो है, या एक अलग फॉर्म की डेमोक्रेसी जहां राजा भी होते हैं और जनतंत्र भी होता है और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी होता है, उसमें अगर देखा जाए तो आरएसएस और बीजेपी की पसंद हमेशा अमेरिका और जापान रहे। आज भी आपने देखा होगा कि किसी बहुत बड़े संघ परिवार के नेता का एक जापान मॉडल की बात आई है। लेकिन इन जगहों पर अगर आप देखिए अमेरिका और जापान में, तो इतना सेंट्रलाइजेशन नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बहुत सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन स्टेट्स के अपने अपने नेता होते हैं और बहुत बड़े बड़े नेता होते हैं। कई बार तो स्टेट के नेता ही वहां राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो पॉलिटिक्स में एकलवाद है, एक एकलवाद इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि आपने सूबाई स्तर पर अगर नेतृत्व आप डेवलप नहीं करते तो डेमोक्रेसी की जो ग्रास रूट फंक्शनिंग है जो बात उसमें प्रॉब्लम आएगी। जी जहां तक उर्मिलेश जी जो कह रहे हैं डॉक्टर समित पात्रा जी, उससे एक सवाल खड़ा होता है, आपको नहीं लगता कि स्थानीय स्तर पर नेतृत्व शून्यता की स्थिति की तरफ आप बढ़ रहे हैं? अगर मोदी हर जगह आपके चेहरे होंगे, देश के प्रधानमंत्री वो बन चुके हैं, अब उनको प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने दीजिए। प्रधान सेवक को खुद को कहते हैं, जनता को उसको कितना फायदा मिलता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम राज्यों में भी आप उन्हीं को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए, मुझे आप 50 सेकंड का टाइम दीजिए, तीनों को उत्तर देना है। पहले मैं उर्मिलेश जी के ही प्रश्न से शुरू करता हूं। जी, आप देखिए, आपको ध्यान होगा जब 2014 का चुनाव हो रहा था लोकसभा का और हम सब डिस्कशन करते थे, तो एक चीज बार बार कहा जाता था कि वो जो मोदी है ना, वो तो गुजरात में ही बिकता है, गुजरात के बाहर नहीं बिकने वाला है, कोई जादू मोदी का गुजरात के बाहर नहीं चलने वाला है। जब भयंकर जादू चल गया तो अब ये हो रहा है, अच्छा ये जादू गुजरात से बाहर तो चल गया, बाकी राज्यों में क्यों चलाना है, उसको आप दिल्ली में ही रखो। अब ये विरोधाभास है। जो लोग 2014 के चुनाव में कह रहे थे मोदी जी का कोई भी वर्चस्व गुजरात से बाहर नहीं है, 4 महीने के अंदर ये कह रहे हैं कि उन्हीं का वर्चस्व और किसी का वर्चस्व। अब क्या आप लोगों को ये लगने लगा है डॉक्टर समित पात्रा कि मोदी ब्रांड हो गए हैं, बिकने लगे हैं, इसीलिए आप उनको बेचना चाहते हैं हर जगह? आपने जो बात कही उसी से जुड़ा मेरा सवाल है। हाँ, मैं एक एक पहले उत्तर दे दूं सबका, फिर मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर। दूसरा, अभी कांग्रेस के मेरे बड़े भाई मीन साहब कह रहे थे कि हम बड़े सपनों के सौदागर हैं और वो कोई छोटे सपनों के सौदागर है। देश के बेचने वाले सौदागर से तो सपनों के सौदागर अच्छे हैं ना। 15 वर्षों तक जो बेचने का काम आपने किया है सौदागर बनके, इसीलिए तो आज आप नॉन एंटिटी बन गए हैं। और आप देखिए, दिल्ली में आपका वजूद ही समाप्त हो गया है, पूरे भारत में भी समाप्त हो रहा है। ये अहंकार की बोली नहीं है, ये वास्तविकता है। चूंकि आप देश को बेचने के सौदागर थे, इसलिए आपका ऐसा हुआ। तीसरा, जहां तक मेरे भाई अभी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी, मैं बहुत आदर करता हूं उनका, वो कह रहे थे कि 49 डेज में उन्होंने पता नहीं क्या कमाल कर दिया, एकदम ताजमहल बना दिया दिल्ली के अंदर। इतना ही कमाल किया होता तो दिल्ली के 7 लोकसभा सीट आप ही जीतते, आप हारते ही नहीं। आपने कमाल इतना ही किया कि रात को आप चीफ मिनिस्टर बने, सुबह प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख लिया, सब कुछ छोड़ के वाराणसी चले गए। संजय सिंह, एक सवाल है, वो आप तमाम दल के नुमाइंदों से मेरा सवाल है। डॉक्टर समित पात्रा, आपकी बात आ गई सामने, तमाम लोगों से मेरा सवाल है, अलग अलग राजनीतिक दलों के आप प्रतिनिधि हैं, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्या है, मुद्दा या चेहरा? संजय सिंह जी, पहले आपसे मेरा सवाल है। देखिए, निश्चित रूप से जनता के मुद्दे महत्वपूर्ण है, जनता के मुद्दे कैसे हल होंगे। फिर आप बीजेपी से सिर्फ चेहरे को लेकर क्यों सवाल पूछ रहे हैं? आज लगातार जो आपके एजेंडे में है कि अरविंद केजरीवाल अगर आपके साथ हैं तो उनकी तरफ से कौन सामने चेहरा होगा? मैं आ रहा, हाँ, मेरी बात आपने पूरी नहीं होने दी। बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं, जनता के मुद्दों को पूरा करने वाला नेतृत्व कौन है, जनता के मुद्दे को पूरा करने वाला ईमानदार चेहरा कौन है, जनता के मुद्दों पर अपनी कुर्सी को छोड़ने तक का त्याग करने वाला व्यक्ति कौन है। और इस आधार पे अगर आप दिल्ली के अंदर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल ने जनता के मुद्दों पर ही काम किया और जनता का ही मुद्दा था जन लोकपाल, जिस मुद्दे पर उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी। कांग्रेस और बीजेपी ने विधानसभा के अंदर लोकपाल तो लोकपाल का तो सर अब जिक्र भी कहीं नहीं हो रहा है कि लोकपाल अब तो सत्ता ऐसा लगता है महत्वपूर्ण है, जिस तरीके की बातें अब सामने आ रही हैं, जनता ने लगातार चेहरे को सकारात्मक रूप से नहीं लिया। जी संजय सिंह जी,
नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने दिल्ली के अंदर काम करके दिखाया, उसका चेहरा हम सामने लेके आ रहे हैं। हम कोई ऊपर से थोपने का तो काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी के बिल्कुल साफ चेहरे थे पिछले चुनाव में, उनको ये लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्रोजेक्ट किया था, बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी, हम लोग हर्षवर्धन को प्रोजेक्ट किया था। जी डॉक्टर मुख्यमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी होंगे नहीं। दिल्ली के अंदर कोई मुख्यमंत्री चाहिए, मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री चाहिए। संबित पात्रा जी, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ढूंढिए ना। नरेंद्र मोदी जी प्रचार करके चले जाएंगे, वोट दिलवा देंगे, लेकिन चेहरा फिर किसी और का। अखिलेश, अगर मैं एक लाइन में इंटरवीन करूं तो मुझे संबित पात्रा के लिए एक और मैं मुद्दा दे रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में यहां पर 8-9 नेता चीफ मिनिस्टर बनने लायक हैं और वो सब मानते हैं कि वो एक दूसरे से ज्यादा योग्य हैं। मैं नाम लेना ठीक नहीं पसंद करूंगा, पात्रा साहब जानते हैं 8-9 लोग हैं, और जो अभी अभी नए नेतृत्व में आए हैं वो सज्जन भी हैं, पुराने हैं वो भी हैं। कही रहे संबित पात्रा की सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं वो। सबसे बड़ी समस्या इनकी यही है कि अगर कोई एक नाम लेंगे तो सारा बिखराव हो जाएगा, इसीलिए और मोदी का नाम लेंगे तो फिर कोई नहीं बोलेगा। नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे हैं क्योंकि बात तो सही है, मुख्यमंत्री तो आपको किसी को बनाना पड़ेगा। जी एक मिनट, संबित पात्रा जी, मुद्दा बहुत दे दिया, समय भी दे दीजिए उसे। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ, पहले तो मैं मेरे प्यारे बड़े भाई संजय सिंह जी को कहना चाहता हूँ, हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत काम किया दिल्ली में। 2-4 पोल, इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ के तार काटा जोड़ा, उसके बाद वो महत्वाकांक्षा को भरने पोसने का काम किया है और उसके अलावा कुछ नहीं किया है। केवल प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, तमाम विधायक वाराणसी चले गए थे, खैर भूल जाइए उसको। 8-9 लोग हमारे मुख्यमंत्री के दौड़ में हैं, अभी उर्मिलेश जी कह रहे थे, और ये बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा उर्मिलेश जी कह रहे थे। देखिए उर्मिलेश जी, मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप देश के जाने माने पत्रकार है, आप बताइए लोकतंत्र में अगर 8-9 लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में हैं, तो ये लोकतंत्र को मजबूत करता है या लोकतंत्र के लिए समस्या है? अगर एक ही अरविंद केजरीवाल है, द्वितीय नास्ती, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ख्याल लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं था सर आपको? तो वो लोकतंत्र नहीं है। बात लोकसभा चुनाव के दौरान भी याद रखते, तब तो आप एक ही चेहरा लेकर आगे बढ़े थे ना। डॉक्टर नरेंद्र मोदी साहब ही आपके सिर्फ चेहरा थे। मैं तो आप देख रहे थे कि चुनाव लड़कर आएंगे, उसके बाद हम देखेंगे सामूहिक नेतृत्व होगा और तमाम चीजें। उत्तर दे रहा हूं जी उत्तर दे रहा हूं। सुनिए, देखिए अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में जब चुनाव हुआ तो ये सेम सवाल हम सबसे पूछा गया, कहां है आपका मुख्यमंत्री, क्या होगा? आप देखिए आज दोनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री है, देवेंद्र फडणवीस और हमारे खट्टर साहब, आप उनके ऊपर एक दाग दिखा दीजिए। आज वो 10 गुना मेहनती व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल से, और अरविंद केजरीवाल पे 4 दाग लगा होगा, उनके ऊपर अभी तक दाग लगा नहीं है। स्वाभाविक रूप से ऐसा मुख्यमंत्री हमने दोनों स्टेट में दिया है। ठीक उसी प्रकार ऐसा चेहरा आप तभी ढूंढ पाते हैं जब चुनाव के नतीजे आ जाएं। संबित जी, ये भी बड़ा दिलचस्प है कि ऐसा चेहरा तभी आपको मिल पाता है जब चुनाव के नतीजे आ जाते हैं, उसके पहले नहीं ढूंढ पाते आप। पहले ही ढूंढ लीजिए, ऐसे ही चेहरे को प्रोजेक्ट कर दीजिए। ये तो रणनीति है। अच्छा ठीक है, मीम अफजल जी, ये तो रणनीति है। मैं आम आदमी पार्टी से पूछता हूँ, सुनिए, मैं जी अखिलेश जी मैं बोलूंगा। ठीक है संजय जी, जवाब दे लीजिए, फिर मीम अफजल। मैं ये कह रहा हूं कि आपने पूछा नहीं है, मैं पूछा नहीं है, पूछना चाहता था। लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि एक पार्टी के अंदर कई मुख्यमंत्री के चेहरे हों। राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये बहुत अच्छा होता अगर अडवाणी जी भी इनके चेहरे होते, जोशी जी भी इनके चेहरे होते। ठीक है, लेकिन आपके पास भी तो संजय सिंह जी दिल्ली में और कोई चेहरा नहीं है अरविंद केजरीवाल के अलावा। उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। संजय सिंह जी, यही फॉर्मूला तो आपके यहाँ भी लागू हो चुका है। आपके यहाँ भी तो कोई और चेहरा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ही पहले से डिक्लेयर है कि सीएम के वही उम्मीदवार है। आप जीते तो अरविंद केजरीवाल ही। हम केजरीवाल का नाम काम के नाम पर ले रहे हैं, उनके कर्म के नाम पर ले रहे हैं, जो उन्होंने 49 दिन में दिल्ली की जनता के लिए करके दिखाया। बिजली के बढ़े हुए दामों के विरोध करने पर आपको उसका कष्ट है। बिजली कंपनियों तो दोनों तरफ के दावे सुन रहे हैं, उसके लिए कोई बयान नहीं देना चाहता संबित जी। एक मिनट, मीम अफजल मेरे साथ है। मीम अफजल जी, मेरा सवाल अब आपसे है, आप कहां हैं? कांग्रेस कहां है इस लड़ाई में? को भी कष्ट हो, बताइए। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, चेहरे हैं दोनों के पास, मुद्दे हैं, तमाम चीजें हैं। आप लोग के पास क्या क्या है? सवाल ही नहीं सुन पा रहा हूं आपका। अच्छा मीम अफजल जी, मेरा आपसे ये सवाल है। देखिए हमने दिल्ली में हाँ, जी बोलिए सर, फरमाइए। देखिए हमारा कहना यह है कि हमारे पास हमारे काम का तजुर्बा है। और तजुर्बा है। भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल तो पूछ रहा है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा,
ये क्या होगा, वो क्या होगा। अभी इनसे सबसे पहले सवाल ये पूछना चाहिए कि पांच महीने तक आपने दिल्ली की जनता को जो झूला झुलाया है वो क्यों झुलाया और कल आपने क्यों फैसला लिया? जी समित पात्रा जी, इसका जवाब देना पड़ेगा आवाम के सामने। आपने 5 महीने झूला झुलाया समित पात्रा जी आपने, और अगर गवर्नर राज था और बीजेपी ने कहा था 30% हम बिजली का दाम कम करेंगे, इन्होंने कौन सा 30% कम कर दिया और आप पार्टी ने कौन सा 50% कम कर दिया? करप्शन कितना कम हुआ, महंगाई कितनी कम हुई, जरा सब बताएं ना हमको। पेट्रोल सस्ता हो गया, डीजल सस्ता हो गया, लेकिन अभी तक महंगाई कम नहीं हुई। किसी एक चीज पर दाम कम हुआ तो बता दें समित पात्रा। क्या उपलब्धि है 5 महीनों की? डॉक्टर समित पात्रा बता दीजिए जरा, क्या 5 महीनों की क्या है? 5 महीने की उपलब्धि है, 49 दिन की उपलब्धि है, बताइए जरा क्या है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं अभी बता रहा हूं सब कुछ। पहला तो मैं एक आम आदमी पार्टी से सवाल और बहुत महत्वपूर्ण विषय बताना चाहता था, वहां से बताते हुए जवाब करता हूं। देखिए, ये हमारे मुख्यमंत्री के बारे में बहुत चिंतित है, मगर आम आदमी पार्टी गारंटी से कह दे कि इनका मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है। हमारे पास जो खबर है, मनीष सिसोदिया अंतर्घात षड्यंत्र कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, और कुमार विश्वास जी ने चंद दिनों पहले क्या किया था, उन्होंने क्या कहा था, ये तो हम हर कोई जानता है। उन्होंने कहा था कि मैं सीएम कैंडिडेट बनने लायक हूं दिल्ली में, ये तो आप लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया है। ये बड़ा खुलासा कैसे कर रहे हैं? ये सब आप लोगों के अफवाह फैलाने का तरीका आप देश जान चुका है। सबको पता है, हम लोग को नहीं पता है क्या? हम लोगों को नहीं पता है क्या कि मनीष सिसोदिया क्या कर रहे हैं? फैलाने का काम बहुत पुराना हो गया। समित पात्रा जी मंडल के साथ मीटिंग करके वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। किस प्रकार, देखिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप बीच में मत बोलिए। जनता के बीच में आ रही है, मनीष सिसोदिया जी किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी का जड़ काटने का काम कर रहे हैं, ये खुलासा हो रहा है। तो आप इतना परेशान क्यों हो गए हैं? आप इतना, अरे हमारे पास भी स्टिंग ऑपरेशन है, हम भी तो देख रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन में मनीष सिसोदिया जी क्या कह रहे हैं। चेहरा है आपके पास, मीम अफजल जी कह रहे हैं कि उनके पास तजुर्बा है, धीरे-धीरे हर कोई देख रहा है। अरे वो स्टिंग ऑपरेशन आपको लाना चाहिए। चलिए आप उसकी भी बात करेंगे कुछ देर के बाद, लेकिन अभी बात चेहरे के इर्द गिर्द हो रही है। जल्दी आएगा, घबराइए मत। अरे वो भी आएगा, समय आने दीजिए, स्टिंग ऑपरेशन भी आएगा। समित पात्रा जी, मीम अफजल जी और संजय सिंह जी आएगा, जरा चिंता न करिए, वो स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आएगा। ठीक है, स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, एक दूसरे की जासूसी कीजिए, तमाम खबरें जनता तक पहुंचाइए, जनता का ही भला होगा। लेकिन उर्मिला जी, ये बार बार जब चेहरे की बात की जाती है तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि हमारे यहाँ कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है नहीं, सामने आएगा, संसदीय लोकतंत्र है, क्या जरूरी है कि चेहरा ही लेके पहले आगे बढ़े? नहीं, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, मैं इसीलिए बार बार जब हाल के दिनों में ये ट्रेंड देखने को चेहरे की बात आती है तो ये चेहरे वाली बात भी भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरू की। इसके पहले इस तरह से ये पारंपरिक रूप से ऐसा नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। कभी वो आडवाणी जी को, कभी अटल जी को, इसके पहले, इसके बाद नरेंद्र मोदी जी को बार बार इस तरह से किया गया। लेकिन हमारा कांग्रेस में भी हुआ, गांधी परिवार ही चेहरा, लेकिन कांग्रेस में आमतौर पर तब हुआ जब पहले से कोई प्राइम मिनिस्टर था या चीफ मिनिस्टर था। जनरली नए ढंग से वो नहीं करते। जैसे मनमोहन सिंह को उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया था 2004 में, आपको याद होगा। 2009 में इसलिए कहा गया क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे ऑलरेडी, तो ये कंटिन्यू करने की बात की गई। लेकिन जो बेसिक सवाल आपका है बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का लोकतंत्र प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। इसमें अब जैसे देवेंद्र फडणवीस जी बहुत योग्य आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा वो कह रहे हैं, ईमानदार हैं, सक्षम हैं, पारदर्शी हैं, कई 4-5 बार विधायक रह चुके हैं। तो लेकिन उनका नाम विधायक दल से जैसे होता है कि सबकी सहमति से या मेजॉरिटी से वोटिंग हो जाए, मैं कहता हूं कोई 80 हो जाए, किसी को वोटिंग, किसी को 60 हो जाए, वो ज्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन पहले ही नेतृत्व अगर तय कर लेता है कि चीफ मिनिस्टर हम इसको बनाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल देवेंद्र फडणवीस ही ऐसे बने हैं, बहुत सारी पार्टियों में ऐसा होता है। दिल्ली में भी ऐसा होगा, क्योंकि जब आप पहले से आपके दिमाग में नहीं है, विधायकों का समर्थन आप हासिल करने की बात नहीं कर रहे हैं, तो विधायक दल नेता चुनेगा। ये जो प्रावधान संसदीय राजनीति का है, वो कहीं ना कहीं उसको आप वायलेट करते हैं। अभी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के बनने के बाद एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जो बीजेपी के हैं, वो बयान दे रहे हैं। उनका बयान आज देश के सभी अखबारों में छपा है कि बहुजन समाज का कोई आदमी मुख्यमंत्री बनता हमारी पार्टी का तो ज्यादा श्रेयस्कर होता। ये बयान छपा है। अब ये जो है अनुशासनबद्ध पार्टी में इस तरह का बयान कैबिनेट में महत्वपूर्ण पोस्ट पर बैठने वाले पात्रा जी, तो इसलिए कि विधायक दल को आपने फ्रीडम नहीं दी कि वो तय करे। ये आपके यहाँ कुल मिलाकर तस्वीर वही नजर आ रही है कि ऊपर से ये अब चीजें तय हो रही हैं। तो आप लोग जो अलग चाल चरित्र और चेहरे की बात करते थे, उसमें अब कहां हैं आप? कहां स्टैंड करते हैं? समित पात्रा जी,
देखिए अखिलेश जी, आप जितने हमारे बड़े बैठे हैं पैनल में, सबसे पूछिए चाल चरित्र और चेहरा आप कहीं बचा है तो भाजपा ही बचा है, या आप भी जानते हैं। तो चेहरा तो एक ही बचा रहा सर, आपके यहाँ सवाल है चेहरा कौन? चाल चरित्र और चेहरे की परिभाषा में चेहरा भी एक ही है। बता रहा हूँ। हाँ। नहीं, मैं सब पे बता रहा हूँ। देखिए जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनके पास तो सर का तो क्वेश्चन नहीं होता है, चेहरे का। धड़ ही नहीं है तो अब चेहरा क्या करेंगे? ना सर है ना धड़ है, उनको छोड़िए। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी डिक्टेटोरियल है इस विषय को लेकर। तमाम जो ओरिजिनल मेंबर्स थे छोड़ के चले गए, अब इनके कुछ अलग से लोग रह गए, वो भी जड़ खोदने में लगे हुए हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, देवेंद्र फडणवीस जी को सीएम बनाया गया, पहले आप ये बोलिए कि वो अच्छे सीएम है या नहीं। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं, आपके मंत्री कह रहे हैं, आपके मंत्री का बयान। बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया है, एक मिनट, दिल्ली की बड़ी तस्वीर नजर आ रही है आने वाले दिनों में, क्या यहां पर नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल ही चुनाव होगा? वोटों का जो ध्रुवीकरण होगा उसी आधार पर होगा? इस पर भी हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। सबसे बड़ा सवाल में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या दिल्ली में जो चुनाव होने जा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होंगे, और अगर ऐसा है तो चेहरे फिर इतने अहमियत क्यों रखने लगते हैं, क्यों प्रमुख हो जाते हैं, मुद्दे क्यों गौण हो जाते हैं? डॉक्टर संबित पात्रा, चेहरों को क्या इसलिए लाइमलाइट में ला दिया जाता है, सामने ला दिया जाता है ताकि जनता के मुद्दे गौण हो जाए, जनता को ध्यान ही नहीं रहे कि आखिर मुद्दे क्या थे उनके, चेहरे ही प्रमुख हो जाते हैं? देखिए दो विषय है। पहली बात तो है कि मुद्दे प्रमुख है, चेहरे गौण है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर कई बार चेहरा भी लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस चेहरे के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ी होती है जो प्रतिबिंबित करती है उस चेहरे के अच्छाई को। नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में जिस प्रकार से हमने काम करते हुए देखा, स्वाभाविक रूप से एक चेहरे के साथ जो जुड़ाव रहा वो एक नॉन करप्ट वे से काम करने का, एक मिनिमम गवर्नेंस का जो इंटरफेरेंस होता है और एक विजन के साथ काम करने का, वो हम उस चेहरा से जुड़ा देखते हैं। आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है। मेरा बुनियादी सवाल है, एक मिनट डॉक्टर संबित पात्रा जी, आता है और एक विजन के साथ काम करने का, वो हम उस चेहरा से जुड़ा देखते हैं। आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है। मेरा बुनियादी सवाल है, एक मिनट डॉक्टर संबित पात्रा जी, अच्छा काम उन्होंने किया, बहुत बढ़िया काम किया, जनता ने उनको रिवॉर्ड भी दिया, देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें काम करने दीजिए। हमारे यहां ऐसी व्यवस्था तो है नहीं संघीय प्रणाली में कि राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तमाम राज्यों में जाकर भी चेहरा वही क्यों रहेंगे? मेरा यह सवाल है आपसे। देखिए मैं इसमें दो चीजें ये कहना चाहता हूं कि वो तो मुख्यमंत्री नहीं बन गए महाराष्ट्र में और ना ही मुख्यमंत्री बन गए हरियाणा में। तो क्या ये जनता के साथ छलावा नहीं है कि जनता ने मोदी के नाम पर वोट डाला, चेहरा कोई और लेकर फिर सामने आ गए? आप क्यों छलावा है? की बात से मैं जो पूछ रहा हूं, आप बोलिए, क्या आप बताइए, क्या महाराष्ट्र की जनता आज बोलेगी कि मोदी ने उन्हें छल दिया? क्या आज हरियाणा की जनता ये कहेगी कि मोदी ने उन्हें छल दिया? महाराष्ट्र की जनता और हरियाणा की जनता हमसे और आपसे बुद्धिमान है। हम और आप कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मगर जनता जानती है प्रधानमंत्री है वो। आम आदमी पार्टी के नेता भी मेरे साथ है। संजय सिंह जी, आप लोगों की पार्टी में भी कुछ यही नजर आ रहा है। अब आम आदमी पार्टी का मतलब एक लिहाज से अरविंद केजरीवाल, चेहरा इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया सर? आप लोग तो मुद्दों वाली पार्टी थे, सड़क पर संघर्ष करके तब पार्टी बनाई आपने, आगे बढ़े थे उस तरीके से, अब इतना चेहरा ही क्यों महत्वपूर्ण हो गया आपके यहां भी? नहीं, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चेहरे को आगे किया है समय समय पर। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए इन्होंने नारा निकाला था, अब की बारी अटल बिहारी। इस बार के चुनाव में हर हर मोदी, घर घर मोदी का इनका नारा चला था। और अभी संबित पात्रा जी कह रहे थे चाल चरित्र और चेहरे की बात, और कह रहे थे सिर्फ एकमात्र पार्टी हिंदुस्तान में बची है जिस पार्टी के पास चरित्र है। हंसी आती है बात सुन के। जिस पार्टी ने रेड्डी ब्रदर्स जैसे माइनिंग माफियाओं को मंत्री बनाया, जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं को मंत्री बनाया, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया संजय सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल वही था जो मैंने संबित पात्रा से पूछा। जिस पार्टी का राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा कम हो रही है, अरविंद केजरीवाल पर ही दाव लगा रहे हैं। आपने जो काम किया 50 दिन में, जिसका आप दावा करते हैं, उस काम को लेकर जनता के बीच जाइए ना। आप पहले से प्रोजेक्ट करें कि अरविंद केजरीवाल मेरे चेहरे हैं, उस चेहरे के आधार पर दिल्ली की जनता आपको वोट दे। संजय सिंह जी, दूसरी बात यह कि अरविंद केजरीवाल की बात जहां तक हम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर अगर कोई दाग है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, आप खुल के आप
आप विपक्ष में हैं, आप खुल के उसको प्रचार कीजिए, आप बताइए लोगों को, आप जन जागरूकता कीजिए, लोगों को बताना लोकतंत्र में आपकी जिम्मेदारी है। हमने अगर 49 दिन में जनता के लिए कुछ बेहतर किया है, ठीक है, वो पता चल जाएगा। बिल्कुल, दिल्ली की जनता बहुत जल्द वोट डालने जा रही है, वो पता चल जाएगा कि लोकतंत्र में किसने क्या काम किया नहीं किया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मीम अफजल जी कौन चाहिए? ठीक है, मीम अफजल जी कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मीम अफजल जी, ये जो चेहरों की लड़ाई शुरू हो गई है उसमें आप लोग पिछड़ते नजर आ रहे हैं, कहां हैं आप लोग? ये कैसे, ये जो चेहरे के मामले में जो शून्यता की स्थिति है, कैसे भरेंगे उस वैक्यूम को आप? देखिए, अभी तो आपको ये एतराज था कि चेहरे नहीं आ रहे, अब हमारे पास चेहरा नहीं है तो आप इसको कह रहे हैं कि हमारी कमजोरी है। तो मुद्दे तो बात ये कहना चाहता हूँ, कुछ तो हथियार लेकर आगे बढ़िए सर, मुद्दा ही इतना महत्वपूर्ण बना लीजिए कि चेहरे की याद ना आए। अखिलेश जी, हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है। हमने 15 साल दिल्ली में काम किया, आपने भी उसका जो फायदा है और जो दिल्ली को हमने दिया वो सभी ने भोगा है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसका क्या मिला, हासिल क्या हुआ सर? हमारे सत्ता से बाहर हमारे संबित पात्रा जी 3 लोगों के एक साथ जवाब देते हैं। मैंने एक सवाल उनसे पूछा, जवाब नहीं आया, आपने भी तवज्जो नहीं फरमाई। पूछिए एक बार मैंने पूछा, संबित पात्रा से जवाब देंगे। आपने दिल्ली को झूला झुलाया है 5 महीने, आप कह रहे हो कि हमारे पास सर भी नहीं है, धड़ भी नहीं है। आपको मानते हैं आपके पास सर है मोदी और धड़ है आरएसएस, इसके आगे कुछ नहीं है, बता दूं आपको मैं। और इसके आगे आपके बड़े बड़े नेता फेल हो चुके हैं। और आपने जो महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर फार्मूला अपनाया है वही आप दिल्ली में अपना रहे हो। और मैं, हमारे यहाँ संजय भाई बैठे हैं, हमारे बड़े वरिष्ठ आपका फॉर्मूला क्या है मीम अफजल जी? अच्छा बोलते हैं। सवाल तो ये है कि आप लोगों का क्या फॉर्मूला है? चलिए ठीक है, जीत के लिए कोई भी फॉर्मूला बीजेपी अपनाए, आम आदमी पार्टी वाले अपनाए, तजुर्बे की बुनियाद पर चुनाव लड़ना है और ये दोनों आपस में एक दूसरे से खौफजदा दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, तो आपकी किससे लड़ाई है? कांग्रेस से, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से? हमारी तो दोनों से है, हमारी दोनों से है। अच्छा, हमारी दोनों से लड़ाई है। डॉक्टर संबित पात्रा मुस्कुरा रहे, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं मीम अफजल साहब से बिल्कुल मान जाऊं उनकी बातों को। जो उन्होंने कहा है, बड़े भाई हैं, सम्मान करता हूं तो मान जाना चाहिए। पहला, उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है, मैं मानता हूं इनके पास बहुत बड़ा हथियार है, उसका नाम है राहुल गांधी, वही उनके नाव को पार कर सकती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि 15 वर्षों तक दिल्ली की जनता ने भोगा है। बिल्कुल, पेट नहीं भरता बगैर राहुल जी का नाम लिए, जनता ने भोगा है। मेरे ख्याल में आपका पेट नहीं भरता। अरे मैं कोई तो नाम ले रहा हूं उनका, नहीं होता जब तक आप राहुल जी का नाम ना ले। मीम साहब बहुत आप मीम साहब कोई तो उनका नाम ले रहा है, आपके पार्टी वाले का नाम ले रहे हैं, सोनिया जी का नाम ना ले। नहीं, थोड़ा हैरत कर ली। कुछ लगता है उसी से नंबर बढ़ते हैं बीजेपी में। ठीक, अरे भारतीय जनता पार्टी में नंबर बढ़ाने का एक ही जरिया है, खुश होना चाहिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खुश होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए मीम साहब। जब उनका नाम लेवा आपकी पार्टी में नहीं है, कम से कम मैं तो उनका नाम प्रचारित कर रहा हूँ, सम्मान और प्रसन्न हो जाइए। नहीं है, आप यहाँ 200 बार मोदी का नाम ले लें, आप यहाँ 200 बार मोदी जी का नाम ले लें, मैं एक बार राहुल जी कह दूं, परेशान हो जाए। राहुल जी का नाम लेते हो आप, आपका गुजारा नहीं होता बगैर राहुल जी का नाम लिए। आपने कहा तमाम नाम सामने आ रहे हैं, मैं राहुल जी को भूल जाता हूं। ये सच्चाई है उर्मिले जी, आप मेरे ख्याल से इस पर गौर फरमाएंगे तफसील से। एक मिनट उर्मिले जी, दिल्ली की जनता पिछले दिनों में बहुत परेशान रही है, कई वजहों से। सड़क की स्थिति खराब हो रही है, बिजली की समस्या, पानी के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और जो राष्ट्रपति शासन की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत आई जनता के सामने कि जवाब किससे ले। उनका अपना कोई प्रतिनिधि नहीं था जिसके पास जाकर वो जवाब ले सकें। कौन इसके लिए आखिर आपको लगता है गुनहगार है? देखिए, मुझे लगता है मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये वाकई मुद्दों से भाग रही हैं, और मुद्दों से इसलिए भागती हैं और इसीलिए चेहरों की बात करती हैं, चेहरों को ऊपर रखती हैं, क्योंकि केवल विचारों में मैन्युफैक्चरिंग द कंसेंट की थीसिस काम नहीं करती है, ये चेहरों में भी काम करती है। तो आज के दौर में जब भारत की पॉलिटिक्स बहुत कॉर्पोरेटाइज हो चुकी है, बहुत टेलीवाइज्ड इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें चेहरे जो हैं विचार से बहुत ऊपर हैं, और चेहरे के आगे विचार और सारी समस्याएं, जनता की सारे मुद्दे खत्म कर दिए गए हैं। आप देखिए, उदाहरण के तौर पे हम बहुत
पसंद करते हैं कि भारत स्वच्छ हो। मैं निजी तौर पे क्या हम सभी लोग पसंद करेंगे इस देश की पूरी आप, लेकिन इस दिल्ली में जो देश की राजधानी है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बहुत सारे जो स्लम्स हैं, बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां हैं, बहुत सारी गरीबों की बस्तियां हैं, जिस बजबजाती दुनिया में वहां लोग जी रहे हैं। स्कूल में जिस तरह से बच्चे उनके जाते हैं और फिर चले आते हैं सिर्फ मिड डे मील के लिए और कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, एक पूरा इस तरह का संसार उनके लिए बनाया जा रहा है कि सिर्फ अपराध करो या कोई गलत काम करो या मर जाओ, खप जाओ, कोई दवा दारू नहीं, कोई जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। तो मैं समझता हूं कि स्वच्छ भारत और स्वच्छता अभियान में ये जो मुद्दा है कि कैसे गरीबों का उन्नयन करें, अगर उनका गरीबी नहीं मिटती तो स्वच्छ नहीं हो पाएंगे। स्वच्छता के लिए भी मिनिमम एक रिक्वायरमेंट जरूरी है। दूसरी बात कि दिल्ली का देखिए 1984 में मैं यहीं था, यूनिवर्सिटी से निकले थे हम लोग और हम लोगों ने वो दौर देखा है, जर्नलिज्म में आ चुके थे। उस दौर के बाद पहली दफा इस कदर कई इलाकों में दंगे हो रहे हैं या दंगे का माहौल बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही भयानक स्थिति है कि चुनाव से ऐन पहले माहौल को इस तरह खराब किया जाए और लोग जो हैं जो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, ये क्या मुद्दे नहीं है? क्या ये मुद्दे नहीं है? क्या ये पार्टियां ग्रासरूट लेवल पर नहीं जा सकती? सामुदायिक तनाव इस तरह का माहौल दिल्ली में क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग के पास है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, केंद्र में आपकी सरकार है। ने क्या किसी जांच नतीजे से ये मालूम पड़ा है कि कौन सी पार्टी, कौन से लोग इसके जिम्मेदार हैं? कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है। क्यों रहे दंगों को रोकिए, तनाव क्यों है? तनाव हिंसा क्यों है? बवाना में इनकी पार्टी का एमएलए महापंचायत में शामिल होता है। एक दिन के अंदर त्रिलोकपुरी और बवाना में जिस प्रकार से विषय उठा था उनको रोक दिया गया। संजय सिंह कह रहे हैं, संबित पात्रा जी, कि बवाना में आपके एमएलए भी थे वहां पर जो पंचायत हुई थी, आपने रोक दिया। आपका एक्स एमएलए त्रिलोकपुरी के दंगे में लोगों को भड़का आम आदमी पार्टी का ये काम है दंगों की राजनीति करना, दंगों की राजनीति में रोटी सेकना और उसे भड़का के रखना, ये आम आदमी पार्टी का काम है। आम आदमी पार्टी तो उसी को करके अपनी डूबती हुई नैया को बचाना चाहती है। क्या आपकी पार्टी ने बवाना के एमएलए को सेंसर किया जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है मुहर्रम के बारे में? के एमएलए के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की? आज केंद्र की सरकार यहाँ पर बैठी हुई है, मोदी जी के नाक के नीचे। जब ये आम आदमी पार्टी इस प्रकार से दंगे भड़काने का प्रयास करती है, 4 दिनों से आम आदमी पार्टी के लोग बवाना के ऊपर जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, दंगे नहीं भी भड़क रहे होंगे तो भड़क जाएंगे, तो ये भड़काने का काम तो आम आदमी पार्टी कर रही है। हम तो रोक रहे हैं, हर जगह सब कुछ रोक दिया, कंट्रोल में हो गया। एमएलए वहां पर बवाना में नहीं, कोई हमारा एमएलए कोई बयान कोई बयान नहीं दे रहा है, हम लोगों ने कोई नहीं कर रहा है। ये सारा काम आम आदमी पार्टी करता है। आप दीजिए ना, आपको वीडियो फुटेज और एक चीज अपने दर्शकों को और बता दूं यहाँ पर, ये जो आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं आप दोनों, इन सबके बीच मीम अफजल जी कांग्रेस के जो यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं वो भी उस पंचायत में मौजूद थे, देवेंद्र कुमार, जहां पर ये सब कुछ हुआ था। जब चीजें तय हो गई कि ताजिए को लेकर अब कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद पंचायत बुलाई गई और वहां कांग्रेस के भी एक पार्षद पहुंचे थे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश वाली तस्वीर वहां भी देखने को मिल रही थी कि अक्रॉस द पार्टी लाइन तमाम पार्टी के नेता वहां जानकारी नहीं है। हाँ। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है और दिल्ली में पिछले 30 साल के अंदर कभी कोई दंगा नहीं हुआ, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका अभी हवाला उर्मिलेश भी दे रहे थे। अब हुआ, इनकी सरकार है, अगर हमारे पार्षद की कोई गलती है, अगर इनके पार्षद की या इनके एमएलए की कोई गलती है, उन सबको अरेस्ट करें, इसलिए कि गरीब लोगों के खून पर और गरीब लोगों को जख्मी करके अपनी सरकारें बनाने की कोशिश करें। ठीक है, कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या हमारी पार्टी का कोई आदमी हो। चलिए, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था, उर्मिलेश जी ने इसका जिक्र कर दिया, इसमें मैंने बात की थोड़ी देर की, लेकिन वापस हम बढ़ते हैं आज के विषय पे। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं कि क्या दिल्ली का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस केजरीवाल होने जा रहा है, ऐसे में एक सवाल संजय सिंह जी आपसे है। बार बार जब आप लोग ये कहते हैं कि कौन आपका चेहरा है, बीजेपी से जब आप पूछते हैं, तो इसके पीछे कहीं ये डर तो नहीं होता है कि फिर से नरेंद्र मोदी ये चेहरा हो गया तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप चाहते हैं कि जगदीश मुखी सरीखा कोई नाम बीजेपी सामने रखे? देखिए अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी को स्मृति दोष का शिकार नहीं होना चाहिए। पिछले चुनाव में विधानसभा के पहले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीती,
मध्य प्रदेश में जीती, राजस्थान में बड़े बहुमत के साथ जीती, लेकिन दिल्ली में नहीं जीत पाई। दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बन पाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उनके प्रयास को रोका और उस समय भी यही कहा जा रहा था मोदी जी के कारण राजस्थान जीते, मध्य प्रदेश जीते, छत्तीसगढ़ जीते, मोदी जी का जादू चला। एक तो मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि ये जादू टोना शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जादू मतलब आंखों का धोखा होता है। जादू पे झाड़ू फेरने के लिए तैयार है क्या संजय सिंह जी? नहीं चला सकते। उस जादू पे बात कीजिए, उस जादू पर झाड़ू फेर पाएंगे कि नहीं संजय सिंह जी, क्या उम्मीद है? और हम अगर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व की अगर बात कर रहे हैं तो हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। 49 दिनों में बिजली का दाम हमने आधा किया, पानी 20 किलोलीटर मुफ्त किया, दिल्ली के अंदर आपने बहुत कुछ किया। चलिए जनता भी इसको मान लेगी, लेकिन फिर 49 दिन में आप चले जाते हैं सरकार छोड़कर तो सारा जो किया धरा था ना वो बेकार हो गया। तभी आप पर सारे सवाल खड़े हो गए। 5 महीने आपने बिजली का दाम बढ़ा दिया। संबित पात्रा जी बोलिए, बोलिए 30% बिजली का दाम, बोलिए संबित पात्रा जी। आपने बिजली का दाम बढ़ा दिया। कैसे बोलूं, पूरा वो शांत नहीं हो रहे हैं ना। हाँ, अब मैं बोलता हूँ एक एक करके। पहले तो मेरे भाई संजय जी ने कहा कि स्मृति दोष हमें अपना ठीक कर लेना चाहिए, तो इनका जो स्मृति हरण हुआ है इनको भी ठीक करना चाहिए। जमानत जब पार्टी बनी, ये प्राइम मिनिस्टर बनने गए थे ना वहां पे वाराणसी में, क्या हुआ? गंगा में डूब के अब यमुना में निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो पूरे 421 सीटों में इनका जमानत जब्त हुआ और उसके बाद ये भूल गए हैं, ये जादू टोना ये सब कह रहे हैं। दूसरा, आप देखिए, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए मगर मैं जो विश्लेषण किया वो आपसे शेयर कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा बहुत सारा रिप्रेजेंट करता है कि हाँ इस प्रकार की अच्छी राजनीति होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। मगर ये धोखा कैसे है? जैसे नटवर लाल जी होते थे ना पहले, मिस्टर नटवर लाल, वो उनको लोग जब पहली बार मिलते थे तो बिल्कुल लोगों को लगता था ये बहुत देवता तुल्य हैं, बड़े अच्छे हैं, ये हमारा सब कुछ ठीक करेंगे। बाद में जब थक जाते थे तब लगता था अरे ये तो नटवर लाल है। लेकिन संबित पात्रा जी देखिए, आप चूंकि हास्यास्पद अंदाज में बातें कह रहे हैं, मैं भी आपसे सवाल चाहिए कि नटवर लाल ने आपको पानी पिला दिया था दिल्ली में, दिल्ली के चुनाव में। नई नवेली पार्टी थी तो तब आम आदमी पार्टी क्या हो, और आप जो यहाँ पर सपने पाले थे कि सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस से सत्ता छीनेंगे, वो नहीं पाया था। अरविंद केजरीवाल नहीं रोका था तब। ताबूत में घोटाला करने वाली पार्टी नटवर लाल और आवाज नहीं आ, सब लोग बोल रहे हैं ना, नटवर लाल सुनते ही सब बोलने लगे हैं। येदियुरप्पा की तरह, चलिए ठीक है, बंगाल लक्ष्मण की तरह। जी चलिए, आप नटवर लाल कह रहे हैं, संबित पात्रा हम तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को देखे हैं, नटवर लाल जी को देखे हैं। यही वो अरविंद केजरीवाल है जो राजनीति में कई सिद्धांतों को बदलते नजर आए थे पिछली बार दिल्ली में। क्या महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह बीजेपी यहाँ भी देख सकती है चुनाव को? ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ के चुनाव का जो परिदृश्य है मैं समझता हूँ थोड़ा अलग है। उसकी वजह यह है कि दिल्ली में एक मिडिल क्लास का बहुत बड़ा है कि जब अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे सब आंदोलन में थे, उस वक्त यही शहरी जो मध्य वर्ग था वो बड़ी तादाद में पहुंचा था, क्योंकि यूपीए 2 की सरकार से एक गहरी नाराजगी, आक्रोश था और उसी के गर्भ से ये पार्टी पैदा हुई। जाहिर है पार्टी का जो टारगेट था, जो इसके लक्ष्य थे, वो भी बहुत सीमित थे। जन लोकपाल, भ्रष्टाचार खत्म करना, बहुत सारे मुद्दों पर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब पार्टी बनी तो इन्होंने इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, देश के बारे में सब बहुत सारी बातें करनी शुरू कर दी। मुझे लगता है इस चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुकाबला होगा वो जाहिर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच होना है। मिडिल क्लास, शहरी मिडिल क्लास में अगर जो केजरीवाल का बेस था उसको बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के सहारे अगर छीनने का प्रयास किया है इस बीच में, तो मैं समझता हूं कि एक और बड़ी बात की है आम आदमी पार्टी ने, जो मुझे एक जर्नलिस्ट के रूप में दिखाई दे रहा है कि गरीबों के बीच में जो वर्किंग पीपुल हैं, जो बीजेपी की जद से बाहर हैं, जो उससे नाराज हैं, माइनॉरिटीज जो हैं, ये मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत तेजी से मुड़े हैं और साथ में छात्र युवाओं का भी एक बड़ा। जैसा मैं मीम अफजल जी आखिरी कमेंट आपसे ले रहा हूं, तमाम पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार हाशिए पर है। अगर ऐसी स्थिति है तो जिस पार्टी को आप तथाकथित तौर पर सांप्रदायिक मानते थे, उसे रोकने के लिए क्यों नहीं आपके साथ ही कोई महागठबंधन तैयार कर लीजिए? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, चूंकि हमारे 8 एमएलए जीत के आए हैं, इसलिए आप हमें हाशिए पर समझ रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि पिछले 5 महीने के अंदर
ये खुद भी हाशिए पर आ गए हैं। जहां तक आम आदमी की पार्टी की बात है, ठीक है सर, वो अखिलेश जी का अपना उर्मिलेश जी का अपना तजर्बा हो सकता है कि वो समझते हो, लेकिन हम भी दिल्ली के अंदर एक तब्दीली देख रहे हैं। चलिए ठीक है, उब चुके हैं। ये तब्दीली जो है इसको आंकड़ों में कैसे तब्दील कर पाएंगे मीम अफजल जी, आने वाले दिनों में पता चलेगा। मैं बीच में रोक रहा हूं आपको, माफी के साथ, वक्त बिल्कुल नहीं है मेरे पास। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। तो दिल्ली में सियासी सरगर्मी बहुत तेज है और तमाम खबरें दिल्ली से जुड़ी हुई लगातार आप न्यूज़ 24 पर देखते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक देखते रहिए न्यूज़ 24।